गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ बायोलॉजी बाय नवीन डांडा। टुडे इन 21st lecture of biomolecule of class 11th, we will study about enzymes. Enzymes, almost all enzyme, almost बोल रहे हैं, almost all enzymes are protein. Almost all enzymes are protein which control बोलते हैं catalyze the biochemical reactions. These control the biochemical reaction, hence they are also called बायोकैटलिस्ट। हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स, हमारी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। मेटाबॉलिज्म में जितनी मेटाबॉलिज्म के सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, तो हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है सभी को कंट्रोल करने का काम किसका है? एंजाइम्स का। इसीलिए एंजाइम को बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। और जो एंजाइम्स है वो मोस्टली क्या है? प्रोटीन्स है, एक्सेप्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है कौन सा? आरएनए कैन बिहेव एज एंजाइम। जो न्यूक्लिक एसिड है आरएनए, ये भी एंजाइम की तरह बिहेव कर सकता है और इसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, राइबोजाइम इज द आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कौन सा? आरएनए। आरएनए न्यूक्लिक एसिड जब बिहेव करे एज एंजाइम, देन इट इज कॉल्ड राइबोजाइम। तो सब देखो, एंजाइम सभी प्रोटीन ही है, ऑलमोस्ट जो एंजाइम्स वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है ये। यहाँ पे ये एंजाइम राइबोजाइम इज मेड अप ऑफ नॉट प्रोटीन, इट्स मेड अप ऑफ आरएनए। तो जो एक स्टेटमेंट है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो इसमें एक्सेप्शन ये है ऑलमोस्ट मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये एक एंजाइम है जो आरएनए का बना होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड का। ओके, जो टर्म एंजाइम है इट वाज गिवन बाय बकनर। एंजाइम टर्म किसने दिया था? बकनर ने दिया था। और लुईस पास्चर ने इनको फर्मेंट्स बोला था। लुईस पास्चर ने एंजाइम्स के लिए क्या वर्ड दिया था? लुईस पास्चर ने एंजाइम्स को क्या बोला था? फर्मेंट। एंजाइम के लिए बोला था ये टर्म। पॉइंट क्लियर है? अब कोई पूछ ले कि एंजाइम है क्या? एंजाइम है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता चुका हूं। एंजाइम्स आर मोस्टली tertiary structure of protein, sometimes secondary structure भी हो सकता है। Mostly tertiary structure of protein in which folding take place, in which due to folding, in which folding take place, and due to this folding in tertiary structure of protein के tertiary structure में folding की वजह से tertiary structure of protein pocket like structure are formed। pockets like structure are formed which are called active site of enzyme।
जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं, किसकी, ऑफ एंजाइम। और इस एक्टिव साइट के साथ, विद दिस एक्टिव साइट, ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे, सबस्ट्रेट ज्वाइन, इस एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट ज्वाइन होएगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर है। इस एक्टिव साइट के साथ क्या जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा ये हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं इसी टॉपिक में, राइट। ओके, अगला पॉइंट है एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, या आप एंजाइम्स को बायो कैटलिस्ट भी बोल सकते हो। आप सभी ने सुना होगा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी आपने सुना है, लाइक प्लेटिनम है, निकल है, जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इसको कंट्रोल करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब क्वेश्चन है डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है बिटवीन एंजाइम, एंजाइम बोल दो या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, एंड इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या एंजाइम्स में डिफरेंस क्या है। एक तो डिफरेंस है प्यारे बच्चों मॉलिक्यूलर वेट का, एक तो डिफरेंस किसका है, मॉलिक्यूलर वेट का। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है किसका, एंजाइम्स का, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंजाइम क्या होता है, एंजाइम बोल दो या ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोल दो, ये हाई होता है। दूसरा है जो एंजाइम से ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ये पता नहीं स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और इनकी एफिशिएंसी हाई एफिशिएंसी होती है। इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, मतलब वर्किंग कैपेसिटी जो इनकी ज्यादा है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, दोबारा फिर सुन ले। जो एंजाइम्स है मोस्टली प्रोटीन है, एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोजाइम इज द एंजाइम बट नॉट प्रोटीन, एक्सेप्शन है। जो टर्म एंजाइम था ही वाज गिवन बाय बर्गनर, लेकिन लुईस पास्चर ने एंजाइम्स को क्या बोला था, फर्मेंट्स बोला था, क्योंकि ये फर्मेंटेशन करवाते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंजाइम्स क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर है इसका, प्रोटीन का। आपको बताया था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जब प्राइमरी में फोल्डिंग हो जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रोटीन का, और जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में और ज्यादा फोल्डिंग हो जाएगी तो टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, और टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर सर्वाइसिस होती है, थ्रेड या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। यानी एंजाइम क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और इस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के पास फोल्डिंग की वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू फोल्डिंग, इसे टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। और इस एक्टिव साइट के साथ ही सबस्ट्रेट चिपकता है, और ये एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जब सबस्ट्रेट, लेट्स सी दिस इज द एंजाइम और ये सबस्ट्रेट, इस एंजाइम के साथ चिपक जाएगा, और ये एंजाइम अभी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा किसमें, प्रोडक्ट में। कैसे करेगा, ये आपका मैकेनिज्म आएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन। बेटा आपको सभी को पता है, जो केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड देख लो, जो केमिकल कंपाउंड है इनमें दो टाइप के चेंज होते हैं, एक तो होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज।
कोई भी केमिकल कंपाउंड हो उसमें फिजिकल चेंज होगा या उसमें केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज में कंपाउंड की ओनली शेप चेंज होती है। क्या चेंज होती है? शेप। जैसे आइस से वाटर बन गया, वाटर से आइस बन गया। यहाँ पे जो वाटर की ओनली शेप में चेंज आया है, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकडाउन नहीं होता। लेकिन केमिकल चेंज में न्यू कंपाउंड बन जाएगा। बाय द न्यू कंपाउंड बनेगा कैसे? बाय द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ध्यान रखना है केमिकल चेंज जब होता है तो नए कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ बॉन्ड नए बन जाएंगे। लेट्स सी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन होती है तो HCl के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा और एक नया बॉन्ड बन जाएगा जिंक और क्लोरीन के बीच में और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे जो HCl में जो बॉन्ड था वो टूट जाएगा और नया बॉन्ड बन जाएगा जिंक और क्लोरीन के बीच में, जिंक क्लोराइड जब कंपाउंड बनेगा। यानी इस कंपाउंड के बॉन्ड टूटे हैं और इस कंपाउंड में नए बॉन्ड बने हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। क्या ये? केमिकल चेंज, राइट। और अब इसमें केमिकल चेंज में जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसका एक रेट होता है। रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल चेंज क्या है? तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तरीका आपका कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड अपॉन टाइम, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे P इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट बन रहा है, और T क्या है यहाँ पे? टाइम, कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेट। और अगर ध्यान से सुनना, अगर इस रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। We can say it velocity if direction of the reaction is known। if direction known है ना तो इसको हम velocity भी बोल सकते हैं। रेट निकालने का तरीका क्या है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। डेल्टा P मतलब चेंज इन प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन ए गिवन टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और इस रेट ऑफ रिएक्शन को आप वेलोसिटी कब बोलोगे? जब हमें ये पता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगला पॉइंट है केमिकल रिएक्शन में। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, ध्यान से सुनना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का मेजर रोल होता है। मतलब किसी भी रिएक्शन को टेम्परेचर कंट्रोल करता है। एक जनरल थंब रूल होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। ये थंब रूल क्या कहता है? ये थंब रूल कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा इन आइदर डायरेक्शन। डबल इन आइदर डायरेक्शन मतलब क्या है? मान लो इस रिएक्शन को मैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल कितने टेम्परेचर पे कर रहा हूं? 40 पे। अगर मैं टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस कर दूं, मान लो, या तो रिएक्शन डबल हो जाएगी या हाफ हो जाएगी। दोनों डायरेक्शन में डबल हो जाएगी या हाफ, मतलब या तो ये डबल जो स्पीड थी वो डबल हो जाएगी या वो हाफ हो जाएगी। आइदर डायरेक्शन का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में डबल हो सकता है, राइट ना? नहीं समझ में आया? थंब रूल क्या कहता है? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने में टेम्परेचर का एक मेजर रोल होता है और टेम्परेचर चेंज पे एक थंब रूल लगता है। अगर हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस चेंज कर देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस चेंज का मतलब हम 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज भी कर सकते हैं और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज भी कर सकते हैं। ऐसा होने से, इंक्रीज या डिक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। मतलब वो बढ़ सकता है, वो घट भी सकता है। मान लो ये एग्जांपल था, हमने जब 40 से 50 किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, या 40 से 50 किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कम भी हो सकता है, 40 से 30 किया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में
डबल हो जाएगा, मतलब वो हाफ हो सकता है, वो डबल हो सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये इंक्रीज और डिक्रीज, डबल होएगा मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। अगला आपका जो क्वेश्चन है, जो रेट ऑफ, अगला जो कंसेप्ट आपका है, जो रेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन है। कैटलिस्ट रिएक्शन मतलब, कैटलिस्ट रिएक्शन का मतलब है रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। रेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन क्या होता है? बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना। मतलब अगर किसी रिएक्शन को एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन अगर वो एंजाइम कंट्रोल्ड है, रेट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन का मतलब है एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ध्यान से सुन लो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एक भी बायोकेमिकल रिएक्शन अनकैटलाइज्ड नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो एंजाइम से कंट्रोल ना होती हो। हमारी बॉडी में होने वाली सभी बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम कंट्रोल होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल देता हूं, मैंने पहले भी दिया था, H2O प्लस CO2 से H2CO3 बनता भी है और ये टूटता भी रहता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कैटलिस्ट कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहाँ पे Ca, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है? एंजाइम है। एंजाइम बोल दो या आप इसको बायो कैटालिस्ट, राइट। अगर ये रिएक्शन, इसमें एक डेटा लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में, अगर इसमें एंजाइम है, अगर एंजाइम है तो लगभग 6 लाख मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 6 लाख मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बन जाएंगे पर सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये काम कब हो रहा है? जब कैटलिस्ट प्रेजेंट है, जब बायो कैटलिस्ट प्रेजेंट है। कौन है? बायो कैटलिस्ट या एंजाइम प्रेजेंट है, तो 1 सेकंड में इतने मॉलिक्यूल बन रहे हैं। लेकिन अगर यहां पे एंजाइम ना हो, मतलब ये रिएक्शन अनकैटलिज्ड हो जाए, मान लो अगर ये रिएक्शन अनकैटलिज्ड हो जाए, अनकैटलिस्ट का मतलब एंजाइम एब्सेंट हो जाए, अगर एंजाइम एब्सेंट है तो इस केस में ओनली 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 फॉर्म्ड पर आवर, ध्यान रखना। यानी कि जब एंजाइम नहीं है तो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और जब एंजाइम डाल दिया तो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, मतलब यहां पे जो बायोकैटलिस्ट है, बायोकैटलिस्ट ने रेट ऑफ रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम फास्ट कर दिया। कितने मिलियन टाइम फास्ट कर दिया? 10 मिलियन टाइम। अब आप ये समझ सकते हो कि भाई कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में कैटलिस्ट का, एंजाइम्स का। हमारी बॉडी में जब कैटलिस्ट की बात हो रही है, क्योंकि हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रही है बायोकेमिकल, तो हमारी बॉडी में कैटलिस्ट कौन होगा? हमारी बॉडी में कैटलिस्ट होगा ऑर्गेनिक कैटलिस्ट या एंजाइम या बायो कैटलिस्ट। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोल दो, एंजाइम बोल दो या बायो कैटलिस्ट बोल दो, राइट। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट तो वो होते हैं जो केमिस्ट्री रिएक्शन करवाते हैं, जो बाहर लैब में करवा रहे हैं, जैसे प्लेटिनम है, निकल है, प्लेटिनम है, निकल है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट या एंजाइम एक ही चीज है। अब आप लोगों ने ये देखा कि जैसे एक ये रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, इफ दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर आरबीसी, ये हमारे आरबीसी में हो रही है। जब H2O plus CO2 जुड़ के कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, अगर एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो ये रिएक्शन कितनी फास्ट है? 6 लाख मॉलिक्यूल बन रहे हैं।
किसके? CO2 और H2O से जुड़ के कार्बोनिक एसिड के 6 लाख मॉलिक्यूल 1 सेकंड में बन रहे हैं। और अगर एंजाइम नहीं है तो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं कार्बोनिक एसिड के। तो आप इस एग्जांपल से ये एज्यूम कर सकते हो, ये समझ सकते हो कि हमारी सेल में कैटलिस्ट का कितना बड़ा रोल है। अगर कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्शन इतनी स्लो हो जाएगी, ये रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट इतनी स्लो है कि हम मर जाएंगे। हमारी बॉडी में अगर एंजाइम ना हो, ये एंजाइम काम ना करे तो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 नहीं होगा, और हमारी बॉडी में अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर CO2 पॉइजनिंग हो जाएगी। अरे CO2 टिश्यू के पास बन रही, उसको बाहर भी तो निकालना है, तो वो बाहर निकालने में इसका मेन रोल है। किसका? कार्बोनिक एनहाइड्रेज का। क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या कर देगा? CO2 को वाटर के साथ जोड़ के कार्बोनिक एसिड बना देगा। अगर एंजाइम नहीं है तो ये रिएक्शन इतनी स्लो है कि हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो बाय दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से आपको ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में कैटलिस्ट का कितना बड़ा रोल है, राइट। तो ये था आपका एंजाइम्स, सिंपल पॉइंट्स है। ऑलमोस्ट ही ध्यान रखना, सभी नॉर्मली आपको टीचर बोल देता है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, लेकिन नहीं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने नहीं होते। कुछ एंजाइम एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? राइबोजाइम। राइबोजाइम इज द एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन है। राइबोजाइम इज नॉट द प्रोटीन, इट इज नॉट प्रोटीन, इट इज नॉट प्रोटीन। क्या है फिर ये? इट्स द RNA। राइबोजाइम इज द RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, which behave as enzyme, then it's called ribozyme. Otherwise mostly इसको छोड़ के बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, राइट। टर्म एंजाइम दिया था बकनर ने, और लुईस पास्चर साइंटिस्ट आपने सभी ने सुना है। लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन दिया था, पास्चराइजेशन दिया था, वैक्सीन ऑफ रेबीज डिस्कवर की थी, फर्मेंटेशन अल्कोहल फॉर्मेशन कैसे होता है ये लुईस पास्चर ने दिया था। और लुईस पास्चर ने एबायोजेनेसिस को भी डिस्प्रूव किया था, ये आप पढ़ोगे आगे। तो लुईस पास्चर एक ग्रेट साइंटिस्ट थे, पास्चर इंस्टीट्यूट भी इनके नाम से फॉरेन कंट्रीज में। तो लुईस पास्चर ने इनको फर्मेंट्स बोला था, राइट। लेकिन जो टर्म एंजाइम है वो गिवन बाय बकनर, बड़ा अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, साइंटिस्ट का नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। एंजाइम है क्या? कोई पूछ ले कि एंजाइम है क्या, तो एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। आप पढ़ चुके हो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ा चुका हूं, अर्ली वीडियोस बायोमोलिक्यूल में आपको मिल जाएगी। तो जब आपको बताया था ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जब इसे फोल्डिंग हो जाएगी सेकेंडरी बन जाएगा। तो जब और ज्यादा फोल्डिंग हो जाएगी, तो इसमें ये सर्वाइसिस बन जाएंगे, ये सर्वाइसिस या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और इस पॉकेट का नाम क्या है? एक्टिव साइट है। क्या है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम्स क्या है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, और इस टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के पास क्या है? पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। और इन पॉकेट को इन क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। और इस पॉकेट पे आके सबस्ट्रेट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? सबस्ट्रेट, राइट। और एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, राइट। तो एंजाइम कैसे काम करेगा वो आपको आगे बताएंगे। एंजाइम्स क्या है? ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोल, बार बार बता चुका हूं। एंजाइम्स को आप ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोल दो, बायो कैटलिस्ट बोल दो। बायो कैटलिस्ट का मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर कैटालिसिस करवा रहे हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, मतलब हमारी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका है? एंजाइम्स का है, राइट। क्या डिफरेंस है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में और एंजाइम में? इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, निकल, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते, ज्यादा जल्दी से टेम्परेचर का इनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है, ये आपको आगे पढ़ाएंगे भी। और एंजाइम्स की जो एफिशिएंसी है, जो वर्किंग कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है। ये आपको बताया था कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज में ओनली शेप ऑफ कंपाउंड चेंज होती है, लेकिन केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है? न्यू कंपाउंड बनेंगे बाय द ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे और नया मॉलिक्यूल बनेगा। और मॉलिक्यूल बनने की रेट, प्रोडक्ट बनने की रेट को हम पता कर सकते हैं कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बना है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर हमें इसका डायरेक्शन भी पता हो तो इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन ना बोल के क्या बोल देंगे? वेलोसिटी बोल देंगे। आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? जब डायरेक्शन क्या हो? नोन हो, स्पेसिफाइड हो। तो आपको एक ये रूल बताया, थंब रूल। थंब रूल क्या कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने से तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा, कितना? डबल। अगर कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा, अगर बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, राइट। ये रूल है।
तो ये आपका एग्जांपल दिया था कि अगर कैटलिस्ट है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैटलिस्ट नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, विद एन एग्जांपल ये बातें हो रही थी। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि एंजाइम्स, अब हम पढ़ेंगे हाउ एंजाइम एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे तेज कर देता है, ये भी हम पढ़ेंगे।